बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बाब नंबर 3 के बारे में है, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के मुतल्लिक है। आज हम देखेंगे कि किसी दस्तावेज़ की दुरुस्तगी वो कैसे कराई जाती है और इसका तरीक़ाकार क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है। इसके जो सेक्शन हैं वो 31 से लेकर 34 तक हैं, वो हमारी इस हवाले से रहनुमाई करते हैं। व्यूवर, जब फ्रॉड से या जो पार्टियों की बाहमी गलती से कोई ऐसा कोई मायदा है या कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो उन पार्टीज़ का हकीकी तौर पर जो उनका इंटेंशन था वो एक्सप्रेस ना करे, तो कोई भी पार्टी वो अदालत से इस इंस्ट्रूमेंट की दुरुस्तगी के हवाले से वो दावा कर सकती है और या उसका कोई नुमाइंदा कर सकता है। और अगर अदालत ये देखे कि ये बिल्कुल क्लियरली प्रूव्ड है कि ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रेमिंग में कोई गलती हुई है या कोई फ्रॉड हुआ है, तो अदालत जो है वो उसकी दुरुस्तगी के ऑर्डर वो कर सकती है। लेकिन अदालत ये ऑर्डर करते वक्त इस बात का ख्याल रखेगी, इसको मद्देनज़र रखेगी कि इससे जो किसी थर्ड पार्टी का ने कोई अगर कोई गुड उसने कोई नेक नीति के साथ किसी थर्ड फ्रीक ने या फॉर वैल्यूज़ कोई हकूक़ उसने एक्वायर किए हैं, तो वो जो दुरुस्तगी है उस लिहाज से वो बिला तअस्सुब वो की जा सकती है। व्यूवर्स, अब हम चंद एक मिसालों के साथ इसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो अपना एक घर फ़रोख्त करता है और उसके साथ जो मुल्हिका वो 3 गोदामों में से एक गोदाम वो फ़रोख्त करने का इरादा रखता है। अब जो बी है, जो ख़रीदार है, वो ये कन्वेंस जो डीड है वो प्रिपेयर करता है और वो फ्रॉड से वो तीनों गोदाम हैं वो इस कन्वेंस में वो शामिल कर लेता है। अब जो बी है वो एक जो गोदाम है वो सी को दे देता है और दूसरा गोदाम वो डी को लीज पर दे देता है। वो फालतू अजाफी 2 गोदाम जो उसने फ्रॉड से वो शामिल किए हैं। अब व्यूअर्स, सी और डी जो है इनको इस फ्रॉड का वो इल्म नहीं है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो बी और सी के लिहाज से ये दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन डी के लिहाज से इसकी दुरुस्तगी उस तरह से नहीं की जा सकती कि जो डी की लीज़ है वो अफेक्ट हो। यानी इस दुरुस्तगी से जो डी की लीज़ है उसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता। अब हम इसकी एक और मिसाल से वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वालिद है, वो मैरिज सेटलमेंट के ज़रिए जो अपनी बेटी का जो हामद है उसके साथ एक कवेनेंट के ज़रिए उसको सालाना कुछ रकम अदा वो करने का वो कवेनेंट करता है। उसके बाद उसके वो एग्जीक्यूटर को या एडमिनिस्ट्रेटर को या उसके साइनी को, अब जो वो हामद है सी जो है कह लें वो उसकी डेथ हो जाती है एज इंसॉल्वेंट। अब उसका जो ऑफिशियल साइनी है वो ये क्लेम करता है उस लड़की के वालिद से ए से कि ये जो सालाना जो एन्युटी है या कुछ रकम है ये अब उसको मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ये वाज़ेह तौर पर देखेगी ये कि जो कवेनेंट था ये एक मैरिज सेटलमेंट के ज़रिए हुआ है और इसका मकसद जो वालिद का था वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को वो रकम देना था, वो इस हद तक था। तो जो अदालत है वो इसकी दुरुस्तगी कर सकती है इस इंस्ट्रूमेंट की और इस हवाले से डिग्री जारी कर सकती है कि जो असाइनी है उसका कोई इस रकम पर हक नहीं है। अब आगे इसका जो सेक्शन है वो पार्टियों का जो मकसद है वो इंटेंशन जो है उसको कैसे उसका जो प्रिजम्पशन है वो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसके लिए देखा जाएगा कि जो तहरीरी एग्रीमेंट है, जो तहरीरी इंस्ट्रूमेंट है, उस मकसद के लिए अदालत को मुतमिन होना चाहिए कि तमाम पार्टियों का जो मकसद था वो इक्विटेबल था, वो इंसाफ पर मबनी था और ईमानदाराना था मायदा करते वक्त। और इसका जो अगला सेक्शन है वो इस रेक्टिफिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में है कि इस रिटन जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी दुरुस्तगी करते वक्त इसकी दुरुस्तगी के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहले देखेगी कोर्ट इंक्वायरी के वक्त कि इसका मकसद क्या था
और इसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते थे, और जो ये इंक्वायरी है वो सिर्फ वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लैंग्वेज तक वो महदूद उसको नहीं किया जाएगा, इसको कन्फाइन नहीं किया जाएगा सिर्फ जो उस इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज है उस हद तक। और इसका देखा जाएगा कि उसकी जो दस्तावेज़ात, उसका जो मकसद क्या था उस इंस्ट्रूमेंट का। व्यूअर्स, इसका जो अगला सेक्शन है, जब किसी दस्तावेज़ को वो कोर्ट जब उसकी दुरुस्तगी करती है तो उसको वो स्पेसिफिकली उसको एनफोर्स भी किया जा सकता है, वो कोर्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए कोर्ट देखती है कि जो तहरीरी मायदा किया गया है, जो इसको दुरुस्त किया गया है, और इसकी इन्फोर्समेंट के लिए, इसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए क्या जो प्लेंटिफ है उसने इस्तदा की है अपनी प्लेंट में। अगर उसने अपनी प्लेंट में ऐसी प्रेयर की है तो कोर्ट इस हवाले से उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी वो कोर्ट कर सकती है। मिसाल के तौर पर इसकी हम एक मिसाल से इसको कोशिश करते हैं समझने की। ए जो है वो एक मायदा करता है अपने अटर्नी से, बी से, कि उसको कोई फिक्स रकम वो उसको अदा करेगा। और लेकिन इस मायदे में गलती से जो क्लाइंट है उसका नाम और उसके हकूक़ के हवाले से ये गलती हो जाती है, और इस गलती की वजह से जो अटर्नी है उसके अगर उस मायदे को अगर स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया जाए तो उसके जो हकूक़ हैं वो तमाम वो उससे खारिज हो जाएंगे। तो जो अदालत है वो इसकी दुरुस्तगी कर सकती है, इसके नाम के हवाले से, जो क्लाइंट का नाम है और उसके जो राइट्स हैं उसके हवाले से दुरुस्तगी कर सकती है। और कोर्ट ये भी आर्डर कर सकती है कि जो अटर्नी की जो अमाउंट है उसकी अदायगी के हवाले से कोर्ट भी आर्डर कर सकती है, जैसा कि वो पार्टियों का इंटेंशन था। तो व्यूअर्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में था, कि जो दस्तावेज़ात हैं उनकी दुरुस्तगी क्यों ज़रूरी होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।